नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संप्रभुता। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संप्रभुता की प्रकृति की। राज्य से, किसी राज्य का उसके नागरिकों से और एक नागरिक का दूसरे नागरिक से संबंध केवल उस लक्षण की एक अतिरिक्त चर्चा के बाद ही समझा जा सकता है जो राज्य को अन्य सभी संगठनों से अलग करता है, उसकी है संप्रभुता। एक अन्य कसौटी है कानून की प्रकृति, चूँकि उस रूप में ही राज्य की संप्रभुता स्वयं को अभिव्यक्त करती है। संप्रभुता की अवधारणा ही राजनीतिक विज्ञान का आधार है। ये सभी कानूनों की वैधता में निहित होती है और सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करती है। ये इस प्रकार हो सकती है जब लोगों का एक स्वतंत्र समूह एक ऐसी सरकार के माध्यम से संगठित किया जाता है जो कानून बनाती व लागू करती है, तो राज्य अस्तित्व में आता है। इस समूह के भीतर इच्छा और शक्ति की सर्वोच्चता आवश्यक है। इसको अपने में अवश्य ही एक ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय शामिल करना चाहिए जिनके आदेशों का पालन होता हो और जो आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग के माध्यम से उन आदेशों को निष्पादित कर सके। ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय संप्रभुता का प्रयोग करता है और ऐसे आदेशों को कानून कहा जाता है। स्पष्ट रूप से संप्रभुता के लिए कोई भी कानूनी सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मतलब होगा एक उच्चतर कानून निर्माता निकाय और पलटकर वही संप्रभु होगा। राज्य इसी कारण कानूनी रूप से संप्रभु होता है। असीमित कानूनी शक्ति रखते हुए राज्य व्यक्तियों को कुछ निश्चित अधिकार व विशेषाधिकार प्रदान करता है और अपनी स्वयं की गतिविधियों हेतु सीमाएं निर्धारित करता है। एक राज्य अपने प्रदेशों को एक बड़े पैमाने पर स्वायत्तता दे सकता है अथवा अपने स्थानीय प्रखंडों को व्यापक शक्ति दे सकता है। आंतरिक व बाह्य संप्रभुता के बीच प्राय भेद किया जाता है। लेखक खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लिखने वाले कभी कभी आंतरिक संप्रभुता के संबंध में कहते हैं कि यह एक राज्य के क्षेत्रफल की जनसंख्या के संदर्भ में कानून बनाने और लागू करने का अधिकार है, और बाह्य संप्रभुता अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने व कायम रखने का अधिकार है, जिसमें युद्ध घोषणा व शांति प्रयास सम्मिलित हैं। बाह्य संप्रभुता संबंधी अवधारणा आपत्तिजनक है, क्योंकि इसका निहितार्थ है कि एक राज्य अन्य राज्यों के सामने संप्रभु अधिकार रखता है, जो कि सत्य नहीं है। अन्य लेखक बाह्य संप्रभुता को किसी अन्य राज्य कार्रवाई संबंधी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर राजी होते हैं। उनकी संप्रभुता को समाप्त नहीं करते, क्योंकि उनको लागू करने हेतु कोई भी प्रकार कानूनी बाध्यकारी प्राधिकरण नहीं होता। यदि कोई राज्य आंतरिक रूप से संप्रभु है तो उसे बाह्य रूप से कानूनन आवश्यक होना अनिवार्य है। संप्रभुता में सटीक रूप से कहे जाने पर एक राज्य के उसके अधिवासियों के साथ आंतरिक संबंध होते हैं। ये संवैधानिक रूप कानून का शब्द है, न कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का। यह एक कानूनी अवधारणा है और उसमें सिर्फ सरकारी कानून होते हैं। संप्रभुता या तो बल प्रयोग अथवा सर्वसम्मति पर अथवा इन दोनों के मिश्रण पर आधारित होती है। लोग आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसा करना वांछित है। निरंकुश राज्यों में लोग भयवश आज्ञा पालन करते हैं, जबकि लोकतांत्रिक राज्यों में बहुसंख्यक लोग सर्वसम्मति से आज्ञा पालन करते हैं। बल प्रयोग सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए चाहिए होता है जो आज्ञा पालन से इनकार करते हैं। अपनी आज्ञाओं के समर्थन एवं आज्ञा पालन की हेतु बल रखना ही राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से अलग करता है और उसे संप्रभु बनाता है। वास्तव में संप्रभुता है क्या? हमने संप्रभुता की प्रकृति को समझा, उसको जाना और उसको समझने का प्रयास किया। अब हम चर्चा करेंगे कि संप्रभुता है क्या। राज्य की अवधारणा की भांति ही संप्रभुता भी ऐतिहासिक परिस्थितियों में परिवर्तनों से गुजरी है। 18वीं व 19वीं शताब्दियों के दौरान संप्रभुता कानूनी अवधारणा का मतलब पूरा करती होगी, परंतु हमारे समय में नहीं करती।
राज्य अकेले कानून अथवा आज्ञा के आधार पर अपना काम नहीं चला सकता। आज पुराने जमाने के शासक की नितांत सत्ता के स्थान पर संप्रभुता लागू करने हेतु जनमत पर काबू करने की शक्ति आ गई है। इसकी वैधता सामाजिक विवाद निपटाने, व्यवस्था लागू करने और समुदाय के आम हित साधने हेतु उसकी क्षमता पर अधिक निर्भर है। यह बात राज्य के प्राधिकार संबंधी एक उचित समझ प्रदान करती है। इसका प्राधिकार उसकी अवपीड़क शक्ति की बजाय आज्ञा पालन करने हेतु जनसाधारण की इच्छा पर अधिक निर्भर करता है। यही संप्रभुता का उदारवादी अर्थ है। उदारवादी जन राज्य की अवपीड़क शक्ति को पूरी तरह नहीं ठुकराते और यह मत रखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बचाने के लिए आवश्यक होने पर इसका प्रयोग विधि संगत हो जाता है। संप्रभुता का एक और दृष्टिकोण ये भी है कि जो संप्रभु को समाज के एक वर्ग विशेष का दूसरे पर अधिकार मानता है, यह विचार समाज के एक वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य और संप्रभुता एक आर्थिक रूप से उस प्रबल वर्ग की सत्ता है जो उसे अपने हित वृद्धि के लिए प्रयोग करता है। मार्क्सवाद का सुझाव है कि एक पूंजीवादी राज्य में संप्रभुता को एक समाजवादी क्रांति द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर कामगार वर्ग की संप्रभुता लानी चाहिए। यथा सर्वहारा की तानाशाही। एक वर्ग रहित समाज में राज्य समाप्त हो जाएगा। एक वर्ग रहित समाज में संप्रभुता को, जो कि एक वर्ग सत्ता है, का कोई स्थान नहीं होगा। वर्तमान शताब्दी की बात करें, कुछ बहुवादियों व आचरण शास्त्रियों ने संप्रभुता की एक नई व्याख्या दी। बहुवादी अवधारणा के अनुसार किसी समाज में सत्ता राज्य में केंद्रीकृत नहीं होती, बल्कि विभिन्न संस्थाओं व समूहों में बटी रहती है। आचरण शास्त्रियों का कहना है कि एक लोकतांत्रिक समाज में सत्ता एक प्रतिस्पर्धारत अनेक संख्यक अभिजात वर्ग द्वारा बांट ली जाती है। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक सत्ता को विकीर्ण माना जाता है, न कि केंद्रीकृत। अब हम चर्चा करेंगे संप्रभुता के लक्षणों की। संप्रभुता के कुछ लक्षण हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है चरमता। इसका अर्थ है कि राज्य में इससे बढ़कर कोई भी वैध सत्ता नहीं हो सकती, यानी ये चरम है और राज्य की सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री सत्ता के लिए कोई कानूनी सीमा नहीं हो सकती। ये इस अर्थ में चरम है कि ये किसी अवरोध, कानूनी अथवा कोई अन्य के अधीन नहीं है। एक सभ्य समाज में यद्यपि संप्रभु द्वारा पारित कानून सभी संस्थाओं व नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि राज्य की संप्रभुता पर कोई व्यावहारिक प्रतिबंध नहीं है। कुछ निश्चित स्वयं स्थापित सीमाओं, आंतरिक अथवा बाह्य, को कानूनन प्रतिबंधों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सीमाएं राज्य की चरम प्रकृति द्वारा काबू में रखी जाती है। सर्वव्यापकता। राज्य की संप्रभुता राज्य में हर व्यक्ति और व्यक्तियों की हर संस्था तक विस्तृत होती है। राजनयिक प्रतिनिधियों के उदाहरण में प्रतीतमान अपवाद एक्सेप्शनल है, एक अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार जिसे राज्य किसी भी समय हटा सकता है। स्थायित्व। राज्य की संप्रभुता तब तक कायम रहती है जब तक कि राज्य स्वयं अस्तित्व में रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब तक राज्य का स्थायित्व है तब तक उसकी संप्रभुता का स्थायित्व है। वे जो इसका प्रयोग करते हैं बदल सकते हैं और संपूर्ण राज्य पुनर्संगठित हो सकता है, परंतु संप्रभुता कहीं भी रहे डटी रहती है। सिर्फ राज्य के विध्वंस द्वारा ही संप्रभुता को नष्ट किया जा सकता है। अभाज्यता। इसका अर्थ यह है कि किसी राज्य में सिर्फ एक ही संप्रभुता हो सकती है। संप्रभुता को विभाजित करना उसे नष्ट करना है। उसकी शक्तियों का प्रयोग विभिन्न सरकारी अंगों में विभाजित किया जा सकता है, परंतु संप्रभुता एक इकाई है, ठीक वैसे जैसे राज्य एक इकाई है। संख्या में उतने ही राज्य हो सकते हैं जितने की संप्रभुताएं।
किसी विभाजित संप्रभुता का अर्थ है एक शाब्दिक विरोध। संप्रभुता संबंधी अभाज्यता सिद्धांत की विभिन्न दृष्टिकोणों से तीखी आलोचना भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लिखने वाले संप्रभु राज्यों का पक्ष लेते हैं, जैसे कि संरक्षित राज्य। विभाजित संप्रभुता संबंधी सिद्धांत अधिकतर अमेरिकी विचारों द्वारा रखे गए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय सरकार को प्रदत्त अधिकारों के लिहाज से संप्रभु के रूप में और राज्यों को उनके लिए आरक्षित उन अधिकारों के लिहाज से संप्रभु मानते थे। जर्मन लेखकों ने जर्मन साम्राज्य के बनने के समय इस सिद्धांत को पुनर्जीवित किया, परंतु अब इसको छोड़ दिया गया है। किसी संघीय व्यवस्था में विभाजित राज्य में विद्यमान संप्रभुता नहीं है, बल्कि विभिन्न सरकारी अंगों के बीच एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वितरित अपने विभिन्न शक्तियों का प्रयोग संप्रभुता है। अभी बात करें, विभाजित संप्रभुता सिद्धांत उन बहुवादियों द्वारा पुनर्जीवित किया गया है जो इस बात से इनकार करते हैं कि राज्य अकेले ही संप्रभु है, और जिनका कहना है कि राज्य में अन्य संस्थाएं जैसे कि चर्च अथवा आर्थिक समूह अपने विशिष्ट हितों के विषय पर संप्रभु है। संप्रभुता संबंधी धारणा का विकास। संप्रभुता की धारणा का संबंध अरस्तु से जोड़ा जा सकता है, जिन्होंने राज्य की सर्वोच्च शक्ति के विषय में लिखा। रोम के वकीलों व मध्यकालीन लेखक संप्रभुता की प्रकृति संबंधी एक कुछ अस्पष्ट और अस्त व्यस्त धारणा रखते थे। मध्य युग में आधुनिक अर्थ में राज्य का अस्तित्व नहीं था। सामंतवाद एक सरकारी व्यवस्था थी जो व्यक्तिगत गठबंधन पर आधारित थी। तथापि सामंती अभिजात्य धर्म युद्धों व अपने निजी झगड़ों के कारण कमज़ोर हो गए थे। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर राज्य अपनी शक्ति व महत्व को बढ़ाता रहता था, जब तक कि वह राज्य में सर्वोच्च न बन जाए। उसके उपरांत जैसे ही लोगों ने यह उदयमान राष्ट्रीय राज्य व उसके विभिन्न आंतरिक व बाह्य प्रतिद्वंदियों जैसे सामंती शासकों, पोप समुदाय व पवित्र रोम साम्राज्य के बीच संघर्ष ने ही संप्रभुता संबंधी आधुनिक सिद्धांत को जन्म दिया। 16वीं सदी में बोंदा प्रथम लेखक थे जिन्होंने संप्रभुता की प्रकृति व लक्षणों पर विस्तार से चर्चा की। राज्य को उसके सभी नागरिकों पर सर्वोच्च और किसी भी प्रकार के बाह्य दबावों से युक्त माना गया। इस धारणा को आगे हॉब्स द्वारा विकसित किया गया, जिन्होंने इसकी निरंकुश शक्तियों को सही ठहराया। रूसो भी सहमत थे कि संप्रभुता चरम और असीमित होती है, यद्यपि उन्होंने इसे लोगों की आम इच्छा में तलाश किया। अंततः जॉन ऑस्टिन के लेखों में संप्रभुता संबंधी कानूनी सिद्धांत का सर्वाधिक विस्तार पूर्वक प्रतिपादित विश्लेषण मिला। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि हर एक राज्य में एक निर्णयकारी निकाय अवश्य होता है, जो कि कानूनन असीमित होता है और उसकी आज्ञाएं अकेले ही कानून बनाती है। ये सिद्धांत आधुनिक जूरिस्प्रूडेंस है तो आधार प्रदान करता है, हालांकि इसकी अनेक लेखकों ने आलोचना की है। विधि संगत एवं राजनीतिक संप्रभुता। अब हम बात करेंगे विधि संगत एवं राजनीतिक संप्रभुता की। राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यदि हम चर्चा करें तो विधि संगत एवं राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर समझना आवश्यक है। विधि संगत यानी कानूनी संप्रभुता को सर्वोच्च कानून निर्मात्री शक्ति के रूप में सामने रखती है। यथा उच्चतम आदेश जारी करना, वह न तो नैतिक कानूनों द्वारा बाध्य है और न ही प्राकृतिक कानूनों द्वारा। संप्रभु द्वारा बनाए गए कानून सभी द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किए जाने होते हैं, परंतु तब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक राज्य में यह कानूनी संप्रभुता कहाँ होती है। एक संघीय राज्य में विधायिका राज्यों को सौंपे गए विषयों पर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि संविधान के अनुसार शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच विकेंद्रित होती है। इस प्रकार कानूनी संप्रभुता विधायिका में स्थित नहीं होती,
यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद भी, जहाँ की राज्य रानी न्यायालयों द्वारा अनियंत्रित कानून बना सकता है, भी जनमत एवं नैतिक व अन्य कानूनों द्वारा बाध्य है। अधिक विस्तृत रूप से यदि चर्चा करें, नेपोलियन, हिटलर व मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के पास भी असीमित कानून निर्माण शक्तियाँ नहीं थीं। इस प्रकार वास्तविक राजनीतिक जीवन में कानूनी संप्रभुता किसी भी कानून को बनाने के अविवादित सर्वोच्च शक्ति के रूप में आमतौर पर देखने में नहीं आती। इस प्रकार फिर से कानूनी संप्रभुता निर्णायक एवं निश्चित होती है। कानून बनाने की सर्वोच्च व असीमित शक्तियाँ रखती है। उसके कानूनों का सभी द्वारा पालन किया जाता है व उसमें दंड अथवा अवज्ञा शामिल होती है। और अंततः चूँकि ये साथी कानूनी अधिकारों का मूल स्रोत होती है, अकेले इसी के पास कानून निर्माण शक्ति होती है। कानूनी संप्रभुता का सबसे स्पष्ट बयान ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत में पाया जाता है। विधि संगत संप्रभुता सर्वसत्ता का महज एक कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। प्रत्येक समाज में कानूनी संप्रभुता के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है। इस अदृश्य शक्ति को राजनीतिक संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जनसभाओं, जुलूसों व प्रदर्शनों जैसे अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। यदि विधि संगत संप्रभुता के कानून अनैतिक हों तो राजनीतिक संप्रभुता की ये असंगठित शक्ति विधि संगत संप्रभुता को झुकने पर मजबूर कर सकती है। इस प्रकार राजनीतिक संप्रभुता अनदेखी और अधिक महत्वपूर्ण आज्ञा होती है। यही सतर्क व सचेत लोगों की क्रांतिकारी शक्ति होती है। इतिहास ने कानूनी संप्रभुता को समाप्त कर देने वाली इस क्रांतिकारी राजनीतिक संप्रभुता के अनेक उदाहरण पेश किए हैं। जैसे 1917 में रूस के जार को लेनिन की राजनीतिक संप्रभुता द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। चीन के चियांग काई शेक को माओ जिंदों के नेतृत्व द्वारा बर्बाद कर दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं ईरान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया में निरंकुश शासनों के विरुद्ध हुई। इस संप्रभुता का भय ही कानूनी संप्रभुता को दृढ़ और सतर्क रखता है। यदि कानूनी संप्रभुता को कायम करना है तो उसको राजनीतिक संप्रभुता के सहयोग से ही काम करना होगा। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में कानूनी व राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही कानूनी संप्रभु होते हैं और निर्वाचक राजनीतिक संप्रभु। परंतु एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह अंतर दिखाई नहीं पड़ता। कारण यह है कि प्रजातंत्र राजनीतिक संप्रभु कानूनी संप्रभु भी होते हैं, क्योंकि वे स्वयं कानून बनाते हैं। चीन व रूस जैसे समाजवादी देशों में संगठित जन संगठनों के माध्यम से भागीदारी कानूनी व राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। तथापि निरंकुश राज्यों में यह अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता है। पुलिस, सेना, कारागार, लाठी, गोली आदि कानूनी संप्रभुता दर्शाते हैं और जनता, उनके संगठन, जन आंदोलन व संघर्ष, हड़तालें, प्रदर्शन आदि राजनीतिक संप्रभुता प्रबल होती है। परंतु एक वर्ग विभाजित समाज में ये नितांत असंभव है, क्योंकि दोनों वर्गों, संपत्ति धारकों व संपत्ति रहित के वर्ग हित पूरी तरह से विपरीत होते हैं। संप्रभुता का स्थान निर्धारण। राजनीतिक सिद्धांत में सबसे जटिल प्रश्नों में एक राज्य में संप्रभुता की स्थापना संबंधी है। जब हम ये जानते हैं कि संप्रभुता राज्य का सार तत्व है, वह अन्य राज्यों से आंतरिक व बाह्य स्वतंत्रता दर्शाती है। इसमें व्यक्तियों पर कानूनी सर्वोच्चता शामिल है। इसके स्थान निर्धारण का प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। राजतंत्र की संप्रभुता। राज्य की संप्रभुता 16वीं सदी में सम्राट की शक्ति से पहचानी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए राजा संघर्ष छेड़ते थे, जिससे संप्रभुता की अवधारणा ने जन्म लिया। जब प्रतिद्वंदियों पर सफलता मिल जाती थी तो संप्रभुता राजाओं को प्रदान कर दी जाती थी। राजा संप्रभु होता था और वह भी कहता था, मैं ही राज्य हूँ। इस सिद्धांत ने राजा को संपूर्ण कानून व प्राधिकार का स्रोत बना दिया।
वह कोई गलती नहीं कर सकता था, अधीनस्थों को सरकारी आज्ञा पालन दर्शाना होता था। तथापि लोकतंत्र क्रांतियों के रास्ते सामने आया। वह इस प्रकार इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया और राजागण सरकार के अमहत्वपूर्ण भाग बन गए। प्रजा की संप्रभुता। इस सिद्धांत को जन संप्रभुता सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ था कि प्रजा ही सर्वोच्च सत्ता रखती है और प्रजातंत्र ही सभी शक्तियों का स्रोत है। इसका मतलब यह है कि राज्यों की संप्रभुता न तो ईश्वर पर आधारित है, न ही आरक्षित सत्ता पर, प्रत्युत प्रजा की इच्छा पर आधारित होती है। जन संप्रभुता हेतु मांग 15वीं सदी में परिषदीय आंदोलन के समर्थकों द्वारा चर्च के प्राधिकार संबंधी विरोध स्वरूप उठाई गई, परंतु आधुनिक युग में यह रूसों के नाम से जुड़ी है, जिसने 18वीं सदी में इसका समर्थन आम इच्छा संबंधी अपने सिद्धांत में किया। जन संप्रभुता के सिद्धांत ने फ्रांसीसी सम्राट को अपदस्थ कर दिया। वह अमेरिकी क्रांति का कारण बनी और निरंकुशता के विरुद्ध सभी क्रांतियों के पीछे ज्वलंत धारणा रही है। यह सिद्धांत यूरोप को राजतंत्रों का कब्रिस्तान बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रकार जन संप्रभुता यूरोप में एक सशक्त क्रांतिकारी विचार के रूप में उभरी है। यह सिद्धांत ही सभी आधुनिक लोकतंत्रों का आधार है। लेकिन जन संप्रभुता सिद्धांत के साथ खास दिक्कत मान्यता यह है, इसका यह मानना है कि समस्त जनता एक ही इच्छा रखती है। यह सिद्धांत ये नहीं मानता कि समाज वर्ग विभाजित है और विभिन्न वर्गों के हित एक दूसरे के विपरीत है। एक वर्ग विभाजित समाज में दो इच्छाएं होती है, एक शोषणकारी धनी वर्ग की और दूसरी शोषित गरीब वर्ग की। ये इच्छाएं कभी भी नहीं मिल सकती और जैसे कि समग्र जनसाधारण एक ही इच्छा नहीं रख सकता है। इस बात के मद्देनज़र जन संप्रभुता सिद्धांत अस्पष्ट और अनिर्णयकारी हो जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से जब जन संप्रभुता सिद्धांत महज एक कल्पित कथा है, क्योंकि वह आज के राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं में ठीक नहीं बैठता। लोकतंत्र के अभिजात्य सिद्धांतों ने सिद्ध किया है कि जन संप्रभुता आधुनिक लोकतंत्रों में भी एक नकली सिद्धांत है। कुछ लेखकों के अनुसार जन संप्रभुता को निर्वाचक गण अथवा निर्वाचक गण की बहुसंख्या में खोजा जा सकता है और दूसरों के अनुसार इसको असंगठित जनसाधारण में खोजा जा सकता है, परंतु यह दृष्टिकोण वस्तुतः सत्य नहीं है। जनता की संप्रभुता चुनाव में व्यक्त नहीं होती, बल्कि यह लोगों के क्रांतिकारी संघर्षों एवं जन आंदोलनों में व्यक्त होती है। एक वर्ग विभाजित समाज में जन संप्रभुता एक शासक वर्ग द्वारा परिचालित की जाती है अथवा वह उसे कुचलने का प्रयास करता है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि जन संप्रभुता लोकसत्ता को राज्य संप्रभुता का आधार मानती है। इस सिद्धांत ने जनतंत्रों को हिलाकर रख दिया, परंतु यूरोपीय लोकतंत्रों एवं वर्ग विभाजित समाजों में यह सिद्धांत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है। यूरोपीय संसार में जन संप्रभुता संबंधी 18वीं शताब्दी के सिद्धांत ने स्वयं को वर्तमान सदी में मध्य वर्ग के संप्रभुता सिद्धांत में बदल दिया है।